क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं सुमित शर्मा, और बंधन समाचार के रूबरू में आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका परिचय देने से पहले हम आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया और वो किस किस तरह से किस किस कंडीशन में आज हमारे बीच धामपुर तक यहाँ पहुँचे हैं, और उन्होंने अपना राजनीति क्षेत्र में, राजनीति के साथ साथ एक व्यापार के क्षेत्र में अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। आइए हम आपको मिलाते हैं जो कि हमारे बीच में आज मौजूद है निवर्तमान सभासद, बूथ अध्यक्ष एवं सेक्टर संयोजक जितेंद्र गोयल जी। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका। जैसे कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए साहब कि आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं और आपको धामपुर में कितना समय हो चुका है? देखिए, मूलतः जो हमारा माता पिता का जो वर्चस्व रहा है, पुराना नाता रहा है, वो धामपुर से रहा है। हमारे जो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी वगैरह है, अरे हमारे पिताजी धामपुर के रहने वाले थे। और बाद में यहाँ से हम लोग बाहर चले गए थे। किस सन में अगर बात करें? लगभग ये मान के चलिए कि सन 93 में हम लोग यहाँ से चले गए थे। 93 में हम लोगों ने हम लोग हरिद्वार में जाकर रहने लगे थे। कुछ एक्चुअली में कुछ हुआ ऐसा था कि हमारे माता पिता का आपस में मनमुटाव हुआ किसी बात को लेकर। तो माता पिता का मनमुटाव को लेकर हमारे पिताजी से माताजी हमारी अलग हो गई। हमारे पिताजी ने हमारी माताजी को अलग कर दिया था, और हमारी माताजी के साथ साथ उन्होंने हम बच्चों को भी घर से कितने निकाल दिया थे था। आप लोग? हम लोग 6 भाई बहन थे। तो उस टाइम पर जो है हम 3 भाई बहन अपनी माताजी के साथ चले गए थे। 3 भाई बहन, 2 बहनें मेरी बड़ी और एक मेरा बड़ा भाई हमारे पिताजी के साथ रह रहे थे। तो उस दौरान माताजी हमारी हरिद्वार की रहने वाली थी, तो वो हरिद्वार में अपने माता पिता के पास में जाकर उन्होंने शरण ले ली, वापस चली गई। लेकिन वहां पर भी वो ज्यादा दिन नहीं रह पाई। तो आप माताजी के साथ हरिद्वार? माताजी के साथ हमने संघर्ष करा। लगभग कितने साल? 1 साल हम हरिद्वार में रहे, लेकिन उसी टाइम पे 1984 में जो है 84 में दंगे हो गए, और उस दंगों के दौरान हरिद्वार में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया था। हम बहुत छोटे छोटे थे, मेरी आयु लगभग 8 या 9 वर्ष की रही होगी उस टाइम पर। और उस टाइम पर फिर जब जीवन यापन करना बहुत दुभर हो गया, तो मेरी माताजी हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनके यहाँ एक पुराने समय में कोई उनके परिचित रहे होंगे, कुशाल पहाड़ी के थे, वो टिहरी गढ़वाल के रहने थे। उन्होंने उनसे कहा कि आप टिहरी गढ़वाल आ जाओ। तो टिहरी गढ़वाल में जाकर टिहरी चली गई, और वहाँ टिहरी में एक बद्रीनाथ धाम करके मंदिर था, शमशान भूमि के पास में ही, धर्मशाला टाइप की। उसमें उन्होंने वहाँ पर एक कमरा किराए पर लेकर वहाँ पर अपना। लेकिन अगर हम बात हरिद्वार की करें तो हरिद्वार में माताजी ही जैसे, तो क्या करती थी माताजी उस समय? जीवन लीला कैसे? माताजी जब यहाँ से मेरी माताजी चली गई थी धामपुर से, जब उनको निकाल दिया गया था, तो हरिद्वार का जो जीवन रहा 1 वर्ष का, कुछ टाइम तो वो वहां पर रही हम अपने पिताजी के घर में, लेकिन वो बहुत छोटा सा घर था उनका हर की पैड़ी पर। उसके बाद हमने कुछ समय, मुझे आज तक याद है कि हर की पैड़ी पर 2 घाट के पुलकट में एक रैन बसेरा है। लगभग 15 दिन हमने रैन बसेरे में अपना जीवन व्यतीत करा है अपनी माताजी के साथ में। और मैंने उस दौरान देखा कि मेरी माताजी ने बहुत संघर्ष करा है, और उस संघर्ष के दिनों में मैंने अपनी माताजी को होटलों पे बर्तन मांजते हुए भी देखा। लेकिन उसके बाद फिर वो किराए के मकान में भी हम लोग रहे। वहां पे ब्रह्मपुरी एक जगह है, वहां पर एक कमरा लिया था, टीन सेट का डला हुआ। संघर्ष हम लोग कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे दंगे हो गए, और दंगों के दौरान वहां पर रहना दुभर हो गया था। तो आप टिहरी फिर वो वहां से परिचित के थ्रू, आप परिचित के द्वारा हम लोग टिहरी चले गए पहाड़ पर, और वहाँ टिहरी में जाकर हम लोगों ने शरण ली थी। तो टिहरी कितना समय आप रहे? टिहरी सन 84 से लेकर सन 89-90 तक हम लोग टिहरी में रहे, और टिहरी में भी हमने काफी अपने जीवन में संघर्ष करा। वहीं पे बचपन के दिन थे, और हमारी मम्मी के पास में कोई काम, माताजी के पास कोई काम नहीं था, लेकिन उन्होंने जो है वहाँ पर एक छोटा सा चाय बनाने का, पराठे बनाने का काम करा बस स्टैंड के पास में। और फिर उसके बाद वहीं एक पास में एक स्वामी रामतीर्थ विद्या मंदिर, छोटा सा प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। तो हम छोटे छोटे भाई बहन थे,
तो किसी ने कह के हमारा एडमिशन उसमें करा दिया, प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल में कर, लेकिन जीवन यापन करना बड़ा कठिन था। तो उस समय एक परिचित ने ही हमसे कहा कि भाई छोटे छोटे हैं लेकिन कुछ काम करना चाहिए। तो उस दौरान उस जीवन में मैंने जो है, फिर हम वहीं पे बसों में सुबह के टाइम और शाम के टाइम में टॉफी के पैकेट लेकर, उनके छोटे छोटे पैकेट बनाकर टॉफियां बेची हैं, मूंगफलियां के पैकेट बना बना के बसों में बेचा। टिहरी के बस अड्डे पर ही। तो टिहरी कितने समय तक आप रहे? टिहरी में हम लोग 6 साल के करीब रहे। जब 89-90 में वहां पर टिहरी बांध का निर्माण हो रहा था, उस टाइम पर वहां से सबको टिहरी खाली करने के आदेश हो गए थे। धीरे धीरे वहां से लोगों को हटाया जा रहा था कि आप टिहरी खाली करिए। मतलब ये मानिए तो हरिद्वार का जब समय आया तो दंगे हो गए, अब टिहरी जब आप एस्टैब्लिश होना चाहा तो जी। तो फिर उस टाइम पे वहां पर हम लोगों को धर्मशाला खाली करने के लिए कह दिया गया, जहाँ पर हम रहते थे, कि भैया आप खाली करिए और टिहरी छोड़ के जाइए। सीधी बात है कि वो टिहरी लोग खाली करवाने लगे। उसके बाद हम फिर वापस हरिद्वार ही आ गए। फिर हरिद्वार ही आ गए और हरिद्वार में अपना जीवन यापन करने लगे। तो हरिद्वार में आकर फिर हम लोगों ने जो है गंगा घाट पर माला चूड़ी बेचने का, वहां पे गंगा घाट पे सब लोग लेते हैं, हाथ में डाल के बेचते हैं, या वो छोटी छोटी ट्रे लगाकर गंगा घाट पे दुकानें लगा लेते हैं। उस टाइप का मैंने काम करा। तो जैसे मैं कह तो नहीं पा रहा हूँ, फिर भी कहूंगा भी आपसे जब मैंने माता जी के बारे में पूछा संघर्ष, तो आप काफी भावुक हो गए उस चीज को लेकर के। मैं देख रहा था आपको, क्योंकि आपने वो जीवन जिया है और जो करीब से वो जीवन को जीता है वही समझ सकता है कि उस समय क्या बीती होगी। तो उसके बाद आप किस सन तक आप हरिद्वार में रहे? ये देखिए कि सन 90 से लेकर सन 2001 तक मैंने हरिद्वार में ही रहा। लेकिन उस दौरान के बीच में जब हिंदू मुस्लिम हुई थी, और एक पीरियड आया था जब सन 90-91 के दौरान, उस दौरान मैं कुछ समय के लिए धामपुर आया था। और मैंने धामपुर में हाई स्कूल में RSM इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया था, और हाई स्कूल RSM इंटर कॉलेज से करा, इंटर RSM इंटर कॉलेज से करा मैंने यहाँ पर। उस दौरान हरिद्वार में एडमिशन नहीं मिला था। माताजी हरिद्वार में, लेकिन मैं एडमिशन यहाँ लेके कैजुअल एडमिशन पर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन काम हरिद्वार में ही करा। धामपुर में उस टाइम पे ऐसा कुछ हम लोगों पर आजीविका चलाने का कुछ साधन नहीं था। तो यह है कि पेपर देने के लिए और पढ़ाई के लिए समय पर मैं यहाँ आ गया। फिर हरिद्वार में ही अपना संघर्ष जारी रहा, और हरिद्वार में ही संघर्ष करते फिर इंटर के बाद मैंने वहाँ गुरुकुल कांगड़ी में एडमिशन लेने की एज ए मैथमेटिक्स से मैंने इंटर करा था। गुरुकुल कांगड़ी में मेरा एडमिशन हो गया था। एक समय ऐसा भी आया कि गुरुकुल कांगड़ी में जिस दिन एडमिशन हुआ उसी दिन वहां पर वो फीस जमा करनी थी, 1854 रुपए 1 साल की फीस, और वो हम लोगों पर नहीं उपलब्ध हो पाई। और उस फीस जमा न होने के कारण मेरा एडमिशन BSc में नहीं हो पाया, और मैं बहुत निराश हुआ अपने जीवन से भी, और कहीं से कोई मदद भी नहीं मिली थी उस टाइम पर। तो उसके बाद मेरा लगभग 1 या 2 साल गैप हो गया। फिर मेरे एक मित्र ने मेरा हरिद्वार में ही मेरे साथ वो दुकान लगाता था, उसने इंटरमीडिएट करा था, मुझसे 2 साल छोटा था, तो उसने देहरादून DAV कॉलेज में अपना एडमिशन लिया BA में। तो मेरा भी एडमिशन अपनी फीस से वहां पर करा दिया। हम चाहेंगे उस मित्र का नाम हमारे। वो मेरा मित्र था प्रेम कुमार, वो हरिद्वार में अब वकालत कर रहा है। तो उसने मेरा एडमिशन जब कराया तो फिर हम देहरादून से मैंने BA करा। हफ्ते में 3-4 दिन कॉलेज चले जाते थे, बाकी दिन अपना कारोबार करते थे, या कॉलेज से आने के बाद शाम को दुकान हर की पैड़ी पे माला चूड़ी हाथ में लेके बेच लेते थे, धूपबत्ती वगैरह, या वैसे दुकानें लगा लेते थे। उसके बाद में फिर मैंने RSM वहां से हरिद्वार से ही SN जैन डिग्री कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट राजनीति शास्त्र में MA भी किया। अच्छा, हरिद्वार से? हरिद्वार से। आपकी पूरी शिक्षा हम कहें तो उधर? हाँ, ग्रेजुएशन जो आपने मास्टर डिग्री ली जी सब हरिद्वार से ली है। जी। तो फिर धामपुर आप कौन से सन में आए प्रॉपर, अगर हम कहें? हाँ, प्रॉपर हुआ ये कि सन 1998 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। तो पिताजी से आपका वो नहीं, अटैचमेंट नहीं रहा, वो बस वो बातचीत हो जाया करती थी, कभी हम आ जाया करते तो मिल लिया करते थे। सन 1998 में जब उनकी डेथ हो गई तो हमारा जो है पे पुश्तैनी घर था वो खाली हो गया। तो वो एक पुश्तैनी घर पे फिर वो हक तो बनता ही हमारी माताजी का बन गया था। लेकिन हमारी माताजी सन 98-99 के बाद बीमार रहने लगी, उन्हें कैंसर हो गया था पिताजी के स्वर्गवास के बाद। और वो जो समय था वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अति दयनीय स्थिति आ गई थी कि एक तरफ तो माताजी बीमार, और ऊपर से हमारे पास हरिद्वार में अपना घर भी नहीं, और अपना कोई कारोबार भी, विशेष कारोबार नहीं था, क्योंकि
100 रुपए पर डे कमाना भी बहुत मुश्किल महसूस होता था कि हम हरिद्वार में हर की पैड़ी पर अपना कारोबार करते थे और हम पे अपनी माताजी की बीमारी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे और हम तिल तिल करके मरते थे कि बताइए जिस माँ ने हमारे लिए सब कुछ करा हम उसका नहीं कर पा रहे उसकी। नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मतलब एक सहनशीलता बीमारी जब की समय मूरत आपके थी जगह हमारी थी। माताजी। उस माँ के लिए तो मैं आपसे क्या कहना, मैं आपको सुमित जी एक बात बताना चाहूंगा कि एक दिन अचानक मेरी रात को आंख खुल गई तो मैंने देखा मेरी माँ ने अपने मुंह में रुमाल लगा रखा था। तो मैंने अपनी माता जी से पूछा, मैंने मम्मी ये क्या? तो उन्होंने मुझसे कहा बेटे दिन भर तो तुम घाट पे काम करते हो, रात को आकर अगर तुम मेरे दर्द के कारण अगर सो भी नहीं पाओगे तो मैं कैसे करूंगी? अपने दर्द को छुपाने के लिए उन्होंने अपने मुंह में रुमाल लगा रखा था। बड़ा संघर्ष भरे दिन रहे लगता है वो, हालांकि वो ज्यादा दिन नहीं रह पाई, इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई हरिद्वार में। सन 2001 में वो चली गई। फिर उसके बाद में जब वो गुजर गई तो हरिद्वार में फिर हम लोग रहे, तो हरिद्वार में रहते हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम तो यही सोचते थे अब हमारा जीवन शायद हरिद्वार में ऐसे ही कटेगा जैसे कटता आ रहा है। जीवन कट ही चुका था, लेकिन एक वक्त एक शायद एक किरण जगी। धामपुर में मेरे ही साथ पढ़े हुए थे, रोजी नाम का लड़का है, सत्यम खन्ना जी खन्ना जी वाले, उनके भाई ने मुझे यहाँ पर बुला लिया और बोला कि तुम धामपुर, तुम्हारा पुश्तैनी मकान तो है ही, तुम यहाँ पर आकर रहो। और उन्होंने मुझे एक धूप बत्ती की कंपनी में, पद्मिनी अगरबत्ती की कंपनी में एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी पर 1600 रुपए प्रति माह की नौकरी पर सन 2001 में उन्होंने मुझे यहाँ पर नौकरी पर लगवा दिया था। तो उसमें मैं मार्केटिंग का एक दौर आया, मैंने उसमें मार्केटिंग की जॉब यहाँ पर कर ली। और सन 2003 में मैंने दूसरी कंपनी हिपोलिन डिटर्जेंट कंपनी है अहमदाबाद की, उसमें मार्केटिंग जॉब करी और 2003 में ही मेरा विवाह भी हो गया। अच्छा। और भगवान को शायद कुछ अच्छा मंजूर था कि 2003 में मेरा विवाह होने के बाद कुछ समय बाद मेरे जो संघर्ष के दिन थे वो थोड़ा परिवर्तित होने लगे और मेरे जीवन में एक मुझे लगने लगा कि शायद अब कुछ खुशहाली के अच्छा शायद अच्छा होने वाला है। मेरी शादी हुई है, हो सकता है मेरी पत्नी के जी ऐसा मानते थे लक्ष्मी जब आती है तो। जी। उसके बाद फिर मैंने रामा एग्रो एंड फूड प्रोडक्ट किरतपुर की कंपनी में काम करा और वो फिर मेरे एक जीवन की एक दौर की एक शुरुआत हुई। फिर मैंने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं भागता ही रहा। मैंने एज ए उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में भी मार्केटिंग, अपनी कंपनी के लिए मार्केटिंग के लिए काम करा और मैं आगे बढ़ता गया। चलिए, ये तो आपकी बात आई संघर्ष की, लेकिन अब जैसे आपने अपने जीवन लीला और एक व्यापार की आपने बताई, और अब बात करते हैं हम राजनीति की। तो ये सब व्यापार होने के नाते आप एक राजनीति में कैसे आप? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं सन 2001 में धामपुर आया था तो यहाँ पर आकर मेरे मित्र हैं विनीत कौशिक, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने उस टाइम पर मेरा काफी साथ भी दिया, हर तरीके से साथ दिया, मेरे दुख में, मेरे सुख में। और उन्होंने ही सन 2002 में उन्होंने मेरी जान पहचान यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कराई। हालांकि मैं जब हरिद्वार में रहा तो उस दौरान भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा। एक राष्ट्रीय छात्र सेवा सावक संगठन था, उसमें भी मैंने काम करा। चंद्रमोहन कौशिक जी उसके संयोजक, प्रदेश के संयोजक रहे हैं। अब तो जब भारतीय जनता पार्टी में काम करने का तो पहले से ही जज्बा रहा, तो यहाँ पर आकर उन्होंने परिचय मेरा कराया और धीरे धीरे मैंने यहाँ पर बूथ एजेंट के रूप में अपना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा। अपनी मार्केटिंग के बाद में जब मैं आता था तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम करता रहा। सन 2010 में जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैं अपने व्यवसाय में आ गया तो मैं सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। और सन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, उस टाइम पे हमारे मंडल अध्यक्ष ऋषभ जैन यहाँ पर हुआ करते थे, उनसे और एक हमारे मंडल अध्यक्ष रहे हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, इन दोनों से मैंने राजनीति में बहुत कुछ सीखा। इन्होंने मुझे काफी आगे बढ़ाने का भी काम करा। ऋषभ जैन जी के द्वारा मुझे भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का सन 2014 में बूथ अध्यक्ष के साथ नगर का संयोजक भी इन्होंने मुझे बनाया और मैं उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल धामपुर का व्यापार मंडल का भी अध्यक्ष मनोनीत हुआ उसी साल। और लगभग
4 से 5 साल मैं धामपुर व्यापार मंडल का अध्यक्ष, उधर भारतीय जनता पार्टी का भी और इसका भी, व्यापार मंडल का भी रहा। और काफी कुछ उसके बाद मैं सक्रिय राजनीति में आया। तो जब 2014 में सरकार बन गई और 2017 में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बनी, तो पार्टी के जो लोग, जो यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सारे प्रसन्न, हमारी सेवा भाव को देख के, कार्य को देख के प्रसन्न भी हुए। और उस दौरान उन्होंने मुझे जो है यहाँ से सभासद का भारतीय जनता पार्टी से टिकट देकर नगर पालिका का चुनाव भी लड़वाया, जिसमें मैं विजयी भी हुआ। लेकिन मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? और भी बहुत सारी पार्टी हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों चुना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच एक सकारात्मक सोच है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के राह पर चलती है। और जिसने आने के बाद सबसे पहली बात है कि उन गरीब मजलूम लोगों के लिए विचारों में, सबसे नीचे के पायदान पे जो लोग रह रहे हैं, उनके बारे में विचार करा, उनके बारे में सोचा और उनको आगे बढ़ाने का जो काम किया है, उसकी सोच को देखकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही अपना एक उद्देश्य माना और उसी के लिए सेवा करने के मन में एक अपने आप को मैंने ठाना है। तो और भी इतने सारे व्यापार मंडल हैं, तो आपने उन्हीं को क्यों चुना था? देखिए, होता क्या है कि व्यापार मंडल की शाखाएं अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल हो गया, एक प्रतिनिधि मंडल हो गया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल हो गया। लेकिन धामपुर में जो एक सक्रिय व्यापार मंडल रहा है, वो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल रहा है, जिसकी शाखा लखनऊ से पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश है। तो अब इस समय वर्तमान में व्यापार मंडल में आप कौन से पद पर हैं? अभी तो मैं इस टाइम फिलहाल व्यापार मंडल में किसी भी पद पर नहीं हूँ। मैं पीछे व्यापार मंडल, अब जब भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय समय देने के कारण मैं व्यापार मंडल को समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि संगठन को देखते हुए एक ही चीज को चुनना होता है। तो इसलिए फिलहाल मैं भी किसी पद पर नहीं हूँ, सदस्य के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। चलिए, ये तो आपने बताया अपने मम्मी पापा के बारे में, अपने परिवार के, लेकिन अगर जब आपने बताया शादी होगी, तो उसके बाद आपके परिवार में आप कौन कौन है? अब वर्तमान में तो मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरे 2 बेटे हैं। तो जैसा कि आप राजनीति में कर रहे हैं, तो इसमें फैमिली बिजनेस भी आपका कुछ और है या आप? नहीं, बस ये मेरा तो ये जो व्यापार मैंने खुद ही जमाया है, खुद ही अपने आप को एक एस्टेब्लिश करा है। अपना छोटे से व्यापार से एफएमसीजी की कंपनियों की एजेंसियां लेकर अपने कारोबार की शुरुआत करी और खुद ही उस व्यापार को धीरे धीरे, आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग करा व्यापार को आगे बढ़ाने में। कुछ दुकानदार भाई भी हैं, क्योंकि मार्केटिंग जब मैं करता था सबसे परिचय था। और एक बड़ी मंडी में एक व्यापारी हैं, संजय अग्रवाल जी, मुनिया जी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने मेरा बहुत व्यापार को आगे बढ़ाने में जितना सहयोग करा है, शायद ही मतलब कोई अपनों के लिए भी नहीं करता, जिन्होंने पराया होकर मेरे लिए बहुत कुछ करा है। तो जैसा कि हम नगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या हम समझे कि इस बार भी आप चुनाव की तैयारी करेंगे? देखिए, इस बार मैंने चुनाव ना लड़ने का आगे मन नहीं बनाया है और सिर्फ यही सोचा है कि मुझे आगामी 2024 की जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसको देखते हुए, सिर्फ संगठन की सेवा को ही सर्वोपरि मानते हुए मैंने एक निर्णय किया है कि अब जो है आगे भविष्य में चुनाव ना लड़ा जाए, आने वाले और लोगों को भी मौका दिया जाए। जो मेरे वार्ड में और लोग भी, युवा लोग हैं और लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। इस वजह से भी मैंने चुनाव न लड़ने के लिए सोचा और आगे संगठन के ऊपर मेरा पूरा ध्यान है और मैं संगठन की सेवा ही करना चाहता हूँ। जी, लेकिन अभी धामपुर में एक चर्चा और है कि हमने सुना है कि आप मंडल अध्यक्ष की जो पद है उस पर भी आप चाह रहे हैं कि मैं। ये चर्चा है, पूरी है, क्योंकि जब अब भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और जी, अब भारतीय जनता पार्टी को नया मंडल अध्यक्ष चुनना ही है। तो अब जब हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी, अगर पार्टी हमें, इस पार्टी के लोग, पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अगर वो हमें लगता है कि उन्हें लगता है कि मैं इस लायक हूँ और वो मैं इस मंडल अध्यक्ष के पद को पे कार्य कर सकता हूँ, तो मैं जरूर करूंगा। और मैं तन मन धन से पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ और आप तैयार हैं? संगठन के लिए बिल्कुल लगा रहूंगा, बिल्कुल। तो आप अपनी इस राजनीति में अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा प्रदान करी थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनकी सन 1998 की एक रैली हुई थी हरिद्वार में, बल्ला इंटर कॉलेज में। मैं उस रैली में मौजूद था, हम लोगों ने उसमें काफी मेहनत भी करी।
उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के जो दिए गए वचन थे या उनके जो सुझाव थे, उन्हीं को आगे लेकर हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं और हम उन्हीं की नीतियों पर काम कर रहे हैं। और आज जबकि आप ये देखिए कि भारतवर्ष एक पूरे ग्लोबल, पूरे भारत विश्व में विश्व गुरु बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे हमारे नेता प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निष्पक्ष भाव से और देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे में तो प्रेरणा स्रोत आप समझ सकते हैं कि कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। तो जैसे कि आप भाजपा से जुड़े हैं, तो आप ये बताइए कि भाजपा व्यापारियों के हित के लिए क्या कर रही है? कि आमतौर पर देखा जाता है कि व्यापारी भाजपा की नीतियों से परेशान रहते हैं, तो क्या आप सरकार की नीतियों से सहमत हैं? नहीं, ये तो देखिए जी, मनगढ़ंत बातें होती हैं और ये एक्चुअली में क्या होता है कि जो सरकार जो सत्ता में होती है जी और जो विपक्ष में होते हैं, कहीं ना कहीं वो विरोध, दो रूप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को, जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तो हम लोग भी कभी कभार कह दिया करते थे, लेकिन सरकार जो है वो सभी को साथ लेकर चलने का काम करती है। अभी आप ये देखिए कि अभी हाल फिलहाल में बजट हमारा आया है और उस बजट पर प्रतिक्रियाएं भी हो रही है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा बजट पेश करा जिसमें हर वर्ग को, चाहे वो निचले पायदान का वर्ग हो चाहे उच्च पायदान का वर्ग हो, सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात है कि भारतवर्ष का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करने की कोशिश की गई है। सभी को रोजगार मिले, सभी वर्ग साथ साथ चले, भारत विश्व गुरु बने, मजबूत स्थिति में रहे और भारत की सारी सीमाएं मजबूत बने, सभी पर ध्यान दिया गया है। रेलवे को मजबूत करने का काम किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है हर जगह, प्रत्येक प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो और नहीं है तो सभी जगह बाहर के निवेशकों को बुलाया जा रहा है। अब जब बाहर के निवेशक आएंगे और हमारे भारतवर्ष में अपना पैसा लगाएंगे और यहाँ फैक्ट्रियां बनेंगी तो स्वाभाविक सी बात है, काम करने वाले लोग तो हमारे भारतवर्ष के ही होंगे, तो सभी युवा पीढ़ी को रोजगार भी मिलेगा। हमारे जिला बिजनौर में भी बहुत जल्दी एक सिडकुल बनने जा रहा है, उससे हमारे जिला बिजनौर के युवक काम करेंगे। तो ये व्यापारी, अब जीएसटी लगा, जीएसटी में काम करना बहुत आसान हो गया है। पहले हम लोग कहीं माल भेजते थे तो बड़ी समस्याएं होती थी, बॉर्डर पे बहती बनती थी, चेकिंग होती थी, चेकिंग सब। अब आज जीएसटी में क्या है कि आपने बिल काटा, ईवे बिल बनाया और आपके माल की गाड़ी को कोई रोकने वाला नहीं और वो सीधे वहां पहुंच रहा है। आप अपने धामपुर से आप पूरे हिंदुस्तान में व्यापार कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले हम अपने जिले से दूसरे जिले में भेजने के लिए भी माल सोचते थे, दूसरे स्टेट में भी 10 बार हमें सोचना पड़ता था, फॉर्म कई तरह के फॉर्मों की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती थी, वो सब बंद हो गई। अब सिर्फ तो ये अब भारतीय जनता पार्टी, आप ये देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई, छोटे छोटे व्यापारियों को लोन दिया, वेंडर्स को लोन दिया, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। तो हर सरकार के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। आप ये देखिए कि हमारी सेना कितनी मजबूत स्थिति से काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेइंतहा विकास हो रहे हैं, नई नई शिक्षा प्रणाली लागू करी जा रही है। लेकिन अभी आपने बात अगर बजट 2023 की कही, जो लास्ट हमारा बजट था, तो मैंने अभी जनता की राय भी ली थी अभी हाल ही में, मैंने उसमें जाकर, मेरा आपसे भी एक ही सवाल है कि जैसे हाल ही में बहुत ज़्यादा शादी का सीजन है और सोने चांदी पर एक बहुत ज़्यादा रेट तेज हुए हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर आपकी बात से सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ। ठीक है, सोना चांदी का, लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, आज इंसान को सबसे पहले चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा, उसमें हम सब अग्रणी हैं। रही बात सोने चांदी की, तो सोना चांदी इतनी जरूरत का सामान नहीं है, वो एक आदमी इसलिए एकत्रित करता है कि उसके सुख दुख में काम। नहीं, मैंने आपसे पहले सवाल में ये कहा कि जैसे ऐसा नहीं है कि हर शादी में हमें सोना चांदी ज्यादा चलता हो, लेकिन आप सराफा बाजार में जाइए, ऐसी बात नहीं, वहां रौनक भरपूर है और लोग बाग अपनी हैसियत के अनुसार खरीदते भी हैं और पहनते भी हैं। अब जिसपे हैसियत है वो सोने चांदी की भी खरीद रहा है, जिसपे हैसियत है वो आर्टिफिशियल भी पहन रहा है। सोना चांदी मुद्दा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर गवर्नमेंट ने विशेष ध्यान दिया है। चलिए, बिल्कुल, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, सोना तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन चुका है आज की देश में, इसीलिए वो तेज रहा, वो और पूरे विश्व में ही तेज है। जी जी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक अहम सवाल, जैसे कि आप व्यापारी हैं और राजनीति से जुड़े हैं,
तो इन सब चीजों को देखकर आप परिवार को कैसे समय देते हैं? नहीं, परिवार को तो समय, अब आप ये देखिए कि ये सुबह व्यापार पर निकलते हैं तो 9 बजे अपनी दुकान के लिए जाते हैं, तो 9 बजे से पहले परिवार के साथ ही रहते हैं जी। और शाम को हम दुकान बढ़ाकर 7 बजे घर आ जाते हैं, तो उसके बाद भी परिवार के साथ ही रहना होता है। और जैसे कि आप एक सभासद रहे हैं, तो उस बीच में भाई जनता को ही रहता है कि आप उस मेंबर हैं उस वार्ड के, तो कई परेशानियां भी होती हैं, राजनीतिक काम भी होते हैं, तो उस समय परिवार को मैनेज करना शायद। देखिए, समय सभी के लिए निकालना पड़ता है जी। जब आप जिस क्षेत्र में काम करेंगे उस क्षेत्र के लिए भी जब समय ये तो रहा पॉजिटिव, लेकिन कभी ऐसा कोई मौका लगा है कि परिवार भी इस लगे हो कि हाँ कि क्या काम ले लिया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हल्का फुल्का तो सभी जब जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ बर्तन खटकते ही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि परिवार अपनी जगह है और समाज अपनी जगह है जी। इंसान वही है जो समाज के लिए सोचे, समाज की सेवा के मुद्दे को बनाए। परिवार के लिए तो सभी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए जितेंद्र जी, ये बात तो आपके परिवार की, राजनीति के व्यापार की रही। जैसा कि आप एक बहुत संघर्षपूर्ण आपने जीवन जिया है, तो हम चाहेंगे कोई एक ऐसा अहम समय आपको याद हो, एक ऐसा पल या कोई ऐसा आपके साथ कोई घटना घटी हो जो आपको याद हो, वो हमारे आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। हाँ, हम ऐसे तो बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो मेरे जीवन में मेरे साथ में घटे हैं, लेकिन ये एक घटनाक्रम जो मेरे जीवन में घटा था वो मुझे आज भी चुभता है। मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, अब पोस्ट ग्रेजुएशन में हरिद्वार एसएम जैन डिग्री कॉलेज से कर रहा था और मैंने हरिद्वार गंगा घाट पर दुकान लगा रखी थी एक साइड में। उस टाइम हरकी पैड़ी चौकी पर एक इंचार्ज हुआ करते थे एसएसआई प्रवीण कुमार। अब वो अचानक हरकी पैड़ी पर आए, तो उस टाइम पर क्या होता था, जब पुलिस आती थी तो जो हम लोग दुकानें लगाते थे वो उठाकर भागते थे। मैंने साइड में लगा रखी थी और वो आए, उन्होंने मेरे 2 डंडे मार दिए। खैर कोई बात नहीं, तुमने मार दिया, हो सकता है भाई वो अधिकारी थे, लेकिन मारने के बाद वो मेरा सामान उठाकर फेंक दिया, जिससे मुझे आर्थिक हानि हुई। जी, और स्थिति इतनी बढ़िया नहीं थी कि हम बहुत अच्छा रोजगार करते, 1000-2000 रुपए का सामान लेकर बैठते थे, उसमें हम 40-50 रुपए 100 रुपए रोज के कमाने वाले व्यक्ति थे। वो मुझे आज भी अखरता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान होने के बावजूद भी ऐसा कि मेरे साथ वो घटना क्यों घटी थी। बिल्कुल, मैं आज तक उस घटना को नहीं भुला पाया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं। आप टिहरी में रहे, कुछ ऐसा टिहरी का कुछ विशेष हमारे साथ साझा करना चाहें? टिहरी में भी उस समय हमारे लिए बहुत क्राइसिस का रहा। उस दौरान हम सुबह 6 बजे 5 बजे उठते थे, 6 बजे वहां से बसें चलनी स्टार्ट हो जाया करती थी। पहाड़ों पर जो है 6 बजे से बस स्टार्ट होती थी और 4 बजे लास्ट बस चला करती थी। तो हम 6 बजे बस अड्डे पे आ जाया करते थे अपना थैला उठाकर टॉफी वॉफी बेचने का, और 7:30 बजे हम 1.5-2 घंटे काम करके वापस आ जाया करते थे। और उसके बाद में स्कूल गए, स्कूल से 1-1:30 बजे छुट्टी हो जाया करती थी। उसके बाद फिर अपना घर पर आए और अपना फिर उसके बाद थैला उठा के 4 बजे तक वहां पर काम करा करते थे। तो वो संघर्षपूर्ण जीवन रहे, उस बीच बहुत सारी घटनाएं जीवन में घटी हैं। अच्छा, ये सब चीजें कभी आपने अपने बच्चे परिवार के साथ भी साझा की होगी? सबको पता है। तो क्या उनका आपके लिए प्रति क्या रहा उसके? देखिए, मैं तो यही एक संदेश भी देना चाहूंगा आज की युवा पीढ़ी को या बच्चों को कि कभी भी अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें और अपने जीवन में को संघर्षमय बनाएं। कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखें, आप कर्म करते रहें, कार्य करते रहें। आपके जीवन का कुछ पता नहीं कि आज आप क्या है और कल क्या होंगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मैं तो जब हम टॉफी बेचने का काम करते थे या टिहरी में रहा करते थे, मैंने कभी जीवन में मैं तो गुमनाम सी जिंदगी हो गई थी कि भाई एक दिनचर्या हो गई थी, भाई जाना और आना, कभी सोचा नहीं था। लेकिन आप ये देखिए कि कहाँ वो टिहरी का समय सन 84 से लेकर 90 तक, और आज कहाँ। आज अपना मेरा व्यापार भी है, मेरा घर बार भी है और सब कुछ है। तो सभी से यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन से कभी हार ना माने, जीवन से संघर्ष करते रहें, कर्म करते रहें, नेकी करते रहें, कभी किसी का बुरा ना सोचें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और आपके जीवन की हमें भी ये बस सब चीज़ें आपकी जो आपके साथ घटनाएं घटी वो जानने को मिली। और ये जब लोग जो हमारे जो चैनल देख रहे हैं उन सबको पता चलेगा कि कैसा संघर्ष भरा जीवन आदमी अपना व्यतीत करता है। क्योंकि जितने भी हम सब लोग, शायद मैं भी आपको उस चकाचौंध से ही जानता हूँ जो हमारे सामने दिख रही है, लेकिन आज आपने जो मुझे सब चीज़ें बताई तो मुझे भी लगा कि कहाँ कितनी आप कठिनाई कितने सब करने के बाद आप आज इस पल पहुँचे हैं। तो अभी अंत में हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और आप यदि प्रेरणा देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही सभी से यही कहना चाहूँगा
कि अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाएं और हमेशा आगे बढ़ने की सोचें, अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, नकारात्मक ना सोचें। और जो देश आज जिस स्थिति में चल रहा है, जिस ऊंचाइयों पर जाने की हो रहा है, उसमें उसका सहयोग करें। जो आज हमारी सरकार कर रही है, जो भी सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, तो आज वो अच्छा काम कर रही है, तो उसका पूरा पूरा सहयोग करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ निवर्तमान सभासद सेक्टर संयोजक बूथ अध्यक्ष जितेंद्र गोयल जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।